अब ब्लड ड्रैगन आई के आई टेक्निक से सीधा सैक्रिफाइस पावर एक्टिवेट की जा सकती थी और इस ताकत को विरासत में लेने के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट थी जैंगलिंग, जिसकी उजुमाकी टाइप बॉडी एकदम योग्य थी। लेकिन जोजू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि पिछली जिंदगी में उसने जैंगलिंग के साथ बहुत अन्याय किया था। इसलिए इस बार दोबारा जन्म लेने के बाद वो उसे किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इस बार वो न सिर्फ उत्सुत्सुकी से ह्यूमन वर्ल्ड की रक्षा करना चाहता था, बल्कि अपनी पिछली जिंदगी की सारी गलतियां भी सुधारना चाहता था। लेकिन ये सारी बातें पास में छुपकर सुन रही शांगलिंग के कानों तक पहुंच गईं। वो अपने कंधों को कसकर पकड़ लेती है क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि जोजू इतना भारी फ्यूचर खुद अकेले ढो रहा है। और तभी उसने मन ही मन फैसला किया, वो ब्लड ड्रैगन आइज खुद ही ट्रांसप्लांट करवाएगी। दूसरी तरफ जेत्सु ने पेन को काकुजू और हिदन की मौत की खबर दे दी थी। दोनों की कमी पूरी करने के लिए टोबी ने नॉर्थ बेस से पकड़े गए सुइगेत्सु और जुगो को छोटे लेवल के रिप्लेसमेंट के तौर पर अकात्सुकी में शामिल कर लिया और दोनों को उनकी क्षमता के हिसाब से एक एक ब्लड पैटर्न आई भी ट्रांसप्लांट कर दिया गया। सास्के के लौटने के बाद कई बदलाव इतनी तेजी से हुए कि अकात्सुकी ने अपनी टेल बीस्ट हंट योजना को सीधा 3 साल पहले ही शुरू कर दिया। नए मेंबर सुइगेत्सु और जुगो को आदेश मिला, गारा की शुकाकू को कैप्चर करो। लड़ाई में शुकाकू बरसर्क हो गया, लेकिन गारा ने अपनी ही ताकत से उसे जबरदस्ती कंट्रोल कर लिया। गारा ने गांव को तो बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। सुइगेत्सु और जुगो उसे उठा ले गए। उस समय सैंड विलेज में गारा को अभी भी मॉन्स्टर कहा जाता था, इसलिए किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। यह सुनकर जोजू का दिल हिल गया। सुइगेत्सु और जुगो के अकात्सुकी में शामिल होने की बात उसे चौंका गई। गारा नारुतो का बॉन्ड था और जोजू नारुतो का सबसे करीबी दोस्त। वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, लेकिन उसे पता था कि इस टाइमलाइन में गारा की मौत लगभग तय हो चुकी है और उसकी मृत्यु की जिम्मेदारी सीधे जोजू पर ही आती है, क्योंकि उसकी वजह से इतिहास बदल चुका था। नारुतो को वो ये बात कभी समझा नहीं पाएगा, इसलिए जोजू अकेला ही चियोबा-सामा को खोजने निकल पड़ा। क्रैब के अंतिम शब्दों को लेकर उसने चियो से रीबर्थ लाइफ जुत्सु सीखने की विनती की ताकि वो गारा को रिवाइव कर सके और उसके बाद खुद को अर्थ रिलीज इमॉर्टल बॉडी के रूप में ओरोचिमारू की सेवा में ही बांधे रखे। लेकिन चियोबा ने उसे ये जुत्सु सिखाया नहीं और फिर उसके साथ मिलकर सब एक साथ निकल पड़े गारा को बचाने के लिए। उधर जोजू और ओरोचिमारू छोटी बेस की तरफ तेज स्पीड में दौड़ रहे थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे गारा से टेल बीस्ट पहले ही निकाल लिया गया था। जगह पर बस सुइगेत्सु और जोंगवू बेहोश पड़े थे। जोजू ने फौरन आगे बढ़कर उन दोनों को कंट्रोल कर लिया, फिर ब्लड शेरिंगन की गेंजुत्सु से उन्हें गहरी नींद में भेज दिया। जमीन पर बिल्कुल शांत पड़े हुए गारा को देखकर जोजू के मन में गहरी उदासी भर गई। उसे लगा अगर आगे चलकर नारुतो उसे इसके लिए दोष दे तो भी वो सब स्वीकार करेगा। अब उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचा था, गारा को रीबर्थ इलस्ट्रेशन टेक्निक से वापस लाना। लेकिन जैसे ही ओरोचिमारू ये टेक्निक शुरू करने वाला था, अचानक चियोबा और डू वहां प्रकट हो गए। जोजू ने चियो की ओर देखा। उसे याद आया कि ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी साकुरा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। चियो यहां इसलिए आई थी क्योंकि कुछ दिन पहले गारा ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे गांव की रक्षा की थी। वो दृश्य उनके दिल को गहराई से छू गया था। गारा का एक सच्चा ह्यूमन प्रोटेक्टर बनना कहीं ना कहीं चियो के ही फैसलों का परिणाम था, इसलिए अब अपना बलिदान देकर गारा को फिर से जिंदा करना उन्हें अपना कर्म फल लगता था। सबकी जटिल निगाहों के बीच चियो ने गारा पर अपनी लाइफ ट्रांसफर टेक्निक शुरू कर दी। कुछ ही पलों में गारा की रुकी हुई धड़कन फिर से धक धक करने लगी, लेकिन चियोबा की आंखों की लाइफ लाइट धीरे धीरे पूरी तरह मेबान मंदता मंद पड़ती जा रही थी। अपनी अंतिम रिडी मार्क पूरी करके चियो ने सबकी आंखों के सामने हमेशा के लिए अपनी पलकों को मूंद लिया। गारा को सैंड विलेज को सौंपने के बाद सब वापस बेस लौट आए। जोजू ने बेहोश पड़े सुइगेत्सु और जोंगू के मन में भविष्य के कुछ दृश्य इंजेक्ट कर दिए। शायद वो दोनों अब कुछ समय तक जाग नहीं पाएंगे, लेकिन जोजू की तीसरी लड़ाई, तीसरी फैंजान अब बहुत पास थी। उधर लाइटनिंग कंट्री के चैन्योन माउंटेन पर ओनिक्यो और उचिहा यू ने टू टेल्स जिंचुरी की यूमुनिन को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था। जब दोनों घास के मैदान से गुजर रहे थे, एक छोटी स्नेक चुपचाप उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। यू ने तुरंत समझ लिया वो स्नेक किसकी है, और ओनिक्यो भी जान चुका था कि अब उसकी और जोजू की मुलाकात ज्यादा दूर नहीं। पिछले कुछ समय से जोजू के व्यवहार को देखते हुए ओनिक्यो को पूरा शक था कि जोजू के अंदर कुछ ऐसा बदल रहा है जो उनके समझ से परे है। और यू तो हमेशा से ओनिक्यो की जजमेंट पर भरोसा करता आया है, इसलिए उसने ओनिक्यो को अधिक सावधानी रखने को कहा, क्योंकि वो छोटा लड़का अब छोटा नहीं रहा। दरअसल यू के मन में हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी, अगर कभी उसकी मौत हो तो वो जोजू के हाथों ही हो। लेकिन अब जोजू की हर हरकत, उसके ऊपर का बोझ और उसकी बदलती सोच यू खुद भी समझ नहीं पा रहा था। इसलिए इस बार वो पूरी जान लगाकर जोजू से लड़ना चाहता था, सिर्फ एक जवाब खोजने के लिए। और ओनिक्यो को चेतावनी देकर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए।